अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसको समझने से पहले हमें कुछ केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स की, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है उसके अंदर जो सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, उसके रिएक्टेंट्स होंगे। और इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन के प्रोसीड हो जाने के बाद जो सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे उस रिएक्शन के अंदर वो हमारे पास क्या होंगे, उसके प्रोडक्ट्स होंगे। तो इनको हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन, उनको हम क्या कहते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं। और इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या होंगे, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इनको हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट्स हैं। तो जब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में हम लोगों ने सिंपल एक एग्जाम्पल ली है किसकी, वाटर की फॉर्मेशन की। अब वाटर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, जब एक हाइड्रोजन जो है उसका मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम। प्लाटिनम यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है बट उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम और हीटिंग कंडीशंस की प्रेजेंस के अंदर जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो एट द एंड हमारे पास प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा, यहाँ पर वाटर होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट कंबाइन हुए हैं और एट द एंड हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हो गया है। ओके, जब हम बात करते हैं रिएक्शन के टाइप्स की तो हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, सिंपली अगर हम इसकी को डिफाइन करें तो हम कहते हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स एंड इन रिटर्न प्रोडक्ट्स ऑल्सो रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट। मतलब इसके अंदर क्या होगा हमारे पास कि रिएक्टेंट्स फर्स्टली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट्स जो होती हैं अगेन वो कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स को फॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सी होती है टाइप के अंदर रिएक्शन की, ये होती है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इसको डिनोट हम किस तरीके से करते हैं, डबल हेडेड एरो से। यहाँ पर हमारे पास दो एरोज दिए हुए हैं बट वो पार्शली हेडेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को ये साइन शो कर रहा होता है। जहाँ भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इस तरह का सिग्नेचर आ जाए इट मीन्स कि वहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। अब इन दोनों का हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन है, यहाँ जस्ट हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट। और इसको हम किस तरीके से शो करते हैं, डबल हेडेड एरो से। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शन की, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो होती हैं जस्ट वो कंबाइन होती हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कैन नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट। मतलब ये वाला रिएक्शन इसके अंदर रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड नहीं होगा, इसमें जस्ट हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होगा। और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको हम सिंगल एरो से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती हैं उनकी बात करें, इसमें हम जो ना हाइड्रोजन उसको आयोडीन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये बीच में हमारे पास क्या है, अब इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या जनरेट करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड जो होते हैं उनको जनरेट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं वो कंबाइन होते हैं और फॉर्म क्या करते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन वो डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज किसके अंदर होगा, रिएक्टेंट को फॉर्म कर देगा जो कि हमारे पास क्या हाइड्रोजन और आयोडीन है। आयोडीन के वेपर्स होंगे इसके अंदर। अब आयोडीन जो होती है यहाँ पर याद रखिएगा कि आयोडीन जो होती है उसका कलर कौन सा होता है, वो पर्पल होता है। ठीक है, उसके साथ जब ये रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा जो कि कलरलेस होगा। ठीक है, जब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड की अगेन क्या होती है, डीकम्पोजिशन होगी और उससे हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट्स फिर से फॉर्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, जब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो फॉर्म क्या करेंगे, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। बट हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगेन डीकम्पोज होकर
कार्बन और ऑक्सीजन नहीं दे सकती। तो ये हमारे पास किस रिएक्शन के अंदर आया, क्योंकि इसको हमने सिंगल एरो से शो किया हुआ, तो ये हमारे पास किस रिएक्शन के अंदर आ गए, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आ गए। आई थिंक आप लोगों को इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। ओके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या ले लिया, टाइम को का पैरामीटर जो होते हैं वो ले लिए हम लोगों ने, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने क्या लिया, रिएक्शन रेट को कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने ना दो चीज़ें जहन के अंदर रखनी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आप लोगों को पता है कि जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जब रिएक्टेंट्स जो होती हैं प्रोडक्ट अगेन रिकम्बाइन होते हैं टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, ये हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो हम कहते हैं कि जब हम टाइम के रिस्पेक्ट से देखते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है स्टार्टिंग ऑफ द इनिशियल स्टेज के अंदर हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इनिशियल स्टेज के अंदर जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, मैंने अपवर्ड की तरफ एरोस जो हैं वो शो किए हैं, इट मीन्स कि ये हाई है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है इनिशियल स्टेज के अंदर, जब हमारे पास रिएक्शन जस्ट प्रोसीड हो रहा होता है उस टाइम पे हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं कि जब हमारे पास जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वैसे वैसे हम क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रेंज से जो होती हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थे हाई, तो उन्होंने क्या किया, कन्वर्जन शुरू कर दी प्रोडक्ट के अंदर। अब रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट की कन्वर्जन जो हो रही है, इट मीन्स क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसके अंदर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। और हम कहते हैं उसी स्टेज के ऊपर हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है जो कि प्रोडक्ट का कन्वर्जन होता है रिएक्टेंट के अंदर, वो बहुत ही लो है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हाई होते जा रही हैं कंसंट्रेशन के अंदर, तो अब हम कहते हैं कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो दोबारा से डिकम्पोज होकर या कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर। अब इस स्टेज के ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इसके अंदर वो जो होता है वो लो होना शुरू हो जाता है, और हम कहते हैं जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आएगी, अगर हम इसको ग्राफिकली जो होते हैं एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं स्टार्ट में हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। आहिस्ता आहिस्ता हम कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रेट जो होता है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास टाइम जो होता है वो बढ़ रहा है वैसे वैसे हम कहते हैं कि इसका रेट जो होता है वो डाउनवर्ड शो हो रहा है। ठीक है, और हम कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इनिशियल स्टेज के ऊपर जो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था वो क्या था, लो था, 0 पर था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हाई रेट पर था, कंसीडर कर लें यहाँ 10 है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन कौन सा था, रिवर्स रिएक्शन जो था उसका रेट लो था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो गया, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो हम कहते हैं एक कंडीशन, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जिसके ऊपर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, इक्वलिटी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो स्टेज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक ऐसी स्टेज जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको आर एफ से शो कर रही हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को। ठीक है, आर जो है रेट को शो कर रहा है और स्मॉल एफ जो इसके उसमें है वो इसको शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जिसको मैं आर स्मॉल आर से शो कर रही हूँ। ठीक है, उसके साथ जब हो जाता है इक्वल तो हमारे पास ये कौन सी स्टेज होगी, इस स्टेज को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, एक ऐसी स्टेज जिसके ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो वो हमारे पास कौन सी होती है कंडीशन, वो होती है हमारे पास इक्विलिब्रियम।
ओके अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो एट द एंड हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तरफ हमारे पास बनता है लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, तो जब हमारे पास रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स तो हमारे पास वो क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो इसके लिए हम लोग ये फर्स्ट वाला एरो जो होते हैं वो शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि यही लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो जब आपस में कंबाइन होती हैं तो कंबाइन होकर दोबारा से क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो रिवर्स वाला रिएक्शन है ये हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसका शो कर रहा होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होती है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और रिवर्स रिएक्शन भी होगा, दीज आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास ना दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ये है कि रेट जो होती हैं दोनों ही इक्वल होने चाहिए। जब भी आप लोगों ने इनको डिफाइन करना है तो कंप्लीटली डिफाइन करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर सिंपली हमारे पास ये होगा कि रिएक्शन इन विच रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि रेट जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है लेफ्ट टू राइट जो होते हैं हम लोग शो कर रहे होते हैं, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं राइट टू लेफ्ट हो रहा होता है ना, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, तो इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, बट रेट्स जो होती हैं इनके इक्वल हों। तो जब दोनों ही कंडीशंस आप बताएंगे तभी आप लोगों को इस डेफिनेशन के कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस को जो ना आप लोगों ने माइंड में रखना है जब भी आपने इसको डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों के दरमियान क्या डिफ्रेंसिएशन है। फर्स्ट आप इसकी डेफिनेशन ही से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ये हमारे पास सिंपल क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसी तरीके से हम कहते हैं द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट, उनको हम क्या कहते हैं कि ये है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट जो होती हैं जो रिएक्शंस होंगे वो सारे क्या होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो राइट टू लेफ्ट रिएक्शन की डायरेक्शन होगी ये किस में आ जाती है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के अंदर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके रेट की, जो हम लोगों ने पहले बताया। रेट हम कहते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट बहुत ही फास्ट होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है और रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही स्लो होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है तो वो दोबारा से डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बनाती है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा कि रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज होना शुरू होता है इन द रिवर्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हम इनको जो होते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये तीन बेसिक पॉइंट्स थे इसके। एक हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन बता दी, दूसरा हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन बता दी, तीसरा हम लोगों ने क्या बताया कि इनके रेट क्या होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो इक्विलिब्रियम जो होते हैं हम कहते हैं वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारे पास कौन सा डायनेमिक है और सेकंड वन हमारे पास कौन सा है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब डायनेमिक जो होता है नेम से शो हो रहा है कि इसका मतलब है मूविंग या कोई भी चीज़ इन मोशन है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायनामिक में आ जाता है, और स्टैटिक नेम से शो हो रहा है स्टेशनरी होगा, रेस्टिंग पोजीशन के अंदर होगा। ठीक है, तो जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं दैट द रिएक्शन डजंट स्टॉप, ये रिएक्शन कभी भी रुकेगा नहीं, ये कॉन्टीन्यूसली होता रहेगा। ठीक है, एंड द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रिवर्स रिएक्शन सीज आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या आता है कि क्योंकि हमने कहा ये रेस्टिंग पोजीशन में है, इट मीन्स वहाँ पर हमारे पास क्या था, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा था, वो कंटिन्यूसली हो रहा था। बट स्टैटिक के अंदर क्योंकि वो रेस्टिंग पोजीशन पे है तो हमारे पास रिएक्शन जो होगा इट स्टॉप्स, इट डजंट प्रोसीड फर्दर।
ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और वहाँ पर कंटिन्यू रहता है। अब इनकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आप सिंपल वही हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रोडक्शन वाली एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। और इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जांपल इसकी दे सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। उसकी डिकम्पोजिशन जब होती है तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि रिएक्शन जो होते हैं वो बोथ डायरेक्शंस के अंदर हो रहा है, फॉरवर्ड में भी हो रहा है और रिवर्स में भी हो रहा है, इक्वल रेट्स पे हो रहा है। अच्छा, इसमें एक बात ये याद रखनी है आप लोगों ने कि यहाँ पर जो रेट होता है वो आपने इक्वल ही रखना है, रेट कांस्टेंट होगा हमारे पास, ठीक है, रेट कांस्टेंट होगा। बट हम कहते हैं कि इसके अंदर जो उनकी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होगी और वो रेट इक्वल होंगे या कांस्टेंट होंगे। अच्छा, यहाँ की जब हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो आप सिंपली ले सकते हो बुक लाइंग ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर जब एक बुक रखी हुई होगी, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अटैक कर रही हैं वो सारी फोर्सेस जो होती हैं एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेट फोर्स आ जाती है वो उसके ऊपर ज़ीरो आ जाती है। इट मीन्स वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो बुक लाइंग ऑन द टेबल ये इसकी एग्जांपल में आ जाती है। बैलेंसिंग स्केल ये भी इसकी एग्जांपल में आ जाती है। इस तरीके से एक रूलर है, यहाँ हम लोगों ने एक बैलेंसिंग पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो बैलेंसिंग स्केल होता है ये भी किस में आ जाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से आप सी सॉ की एग्जांपल भी ले सकते हैं। सी सॉ जो होता है वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होते हैं उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि तमाम जो फोर्सेस उसके ऊपर अटैक करी होंगी या एक्ट अपॉन हो रही होंगी वो सारी क्या होंगी, ज़ीरो स्टेज के अंदर होंगी। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, बॉल ऑन द ग्राउंड, ये भी इसकी एग्जांपल में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों ने मेंशन जो करनी है वो यही है, ऑल द फोर्सेस जो कि इनके ऊपर एक्ट अपॉन करी होंगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, नलीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो नेट इसके अंदर जो हमारे पास नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है। आई होप कि आप लोगों को जो है ये कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। लेकिन अगर इसके अंदर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो हैं बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।